तो अब बात करते हैं टेली मानस की। हमको बात किसकी करनी है? टेली मानस की। हम 51 से 100 तक के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। पार्ट 2 में हम देख रहे हैं। ओके, पार्ट 2 देख रहे हैं। ये हमारे पास दिसंबर 2022 के हमारे पास करंट अफेयर के एमसीक्यूज के बारे में बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन 51 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब टेली मानस। हमको बात किसकी करनी है? टेली मानस की बात करनी है। लेवल कैसा है क्वेश्चन का भाई? क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। तो बात करते हैं टेली मानस की। टेली मानस के बारे में पूछा गया है। टेली मानस क्या है भाई? टेली मानस क्या है? इट इज अ प्रोग्राम फॉर डेवलप इट इज प्रोग्राम बाय द गवर्नमेंट वेयर द पीपल कैन सीक लीगल एडवाइस फ्रॉम lawyers through video conferencing available at the common service center. No, it is an initiative launched to provide free telehealth. Yes, टेली मानस किसके बारे में बात करता है? फ्री टेली हेल्थ के बारे में बात करता है। ओके, फ्री टेली हेल्थ सर्विस ऑल ओवर द कंट्री around the clock, particularly catering to the people in remote and underserved areas. 52 नंबर क्वेश्चन है, सुदेशा गीतांजल के सुदेशा गीतांजल की बात करनी है। लेवल कैसा है क्वेश्चन का? डिफिकल्ट है। सुदेशा गीतांजल किसने लिखा है? सुदेशा गीतांजल इज रिटन बाय, इसको लिखा है महाकवि सुब्रमण्य भारती। महाकवि सुब्रमण्य भारती ने क्या लिखा है? महाकवि सुब्रमण्य भारती ने लिखा है सुदेशा गीतांजल। ओके, कब लिखा है? 1908 में लिखा है। 1908 में लिखा है। ओके, एक तमिल लिटरेचर है ये क्या है? तमिल लिटरेचर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। लेवल कैसा है क्वेश्चन का भाई? डिफिकल्ट। आईएनएस करमुक इंडिजिनसली डेवलप्ड है क्या? बिल्कुल सही है। आईएनएस करमुक इज इंडिजिनसली डेवलप्ड। ठीक है, एंड इट इज बिल्ड विद मिसाइल कॉर्वेट, है ना, इंडियन नेवी के पास है ये। उसके बाद है आईएनएस हंसा, इंडियाज बिगेस्ट नेवल एयर बेस। बिल्कुल सही है। आईएनएस हंसा जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा नेवल बेस है, जो कि कहाँ पे है? गोवा के अंदर है। आईएनएस जलाश्वा इंडिजिनसली बिल्ड इंडिजिनसली बिल्ड एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक, है ना। क्या ये इंडिजिनसली बिल्ड है भाई? देखो, ये इंडिजिनसली बिल्ड नहीं है, ये इंडिजिनसली बिल्ड नहीं है, इसको यूएस से लिया है। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्टली मैच पूछा है भाई। करेक्टली मैच यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? करेक्टली मैच हो जाएगा ओनली 2, आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है हमसे? बोलता है लिसू वॉर एंड बैबलर सॉन्ग बर्ड सीन इन द न्यूज वॉज स्पॉटेड इन। हमको एक पक्षी की बात करनी है भाई। पक्षी कौन सी? ऐसी पक्षी जो कि बातचीत नहीं, गाना गाती है। ओके, सो इट इज अ सॉन्ग बर्ड। ओके, इट इज अ सॉन्ग बर्ड। ये हमारे पास सॉन्ग बर्ड है। कौन सा? लिसू वॉर एंड बैबलर। ये न्यूज में था, और न्यूज में क्यों था ये हमसे पूछा गया है। नहीं, न्यूज में कौन से स्टेट के था इसलिए हमसे पूछा गया। ज्यादातर पक्षी के स्पीसीज जो होते हैं ना भाई, वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? अरुणाचल प्रदेश। आप जनरली आप यूपीएससी क्वेश्चन देखोगे ना तो ऐसे दिखेंगे। ओके, ये जो स्पीसीज है वो मुगाफी पीक कहाँ है ब्रो? अरुणाचल प्रदेश। वहां पे हमको क्या देखने को मिलता है? लिसू वॉर एंड बैबलर। क्वेश्चन नंबर 55 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये क्या है? एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2017 में आ चुका है। लेवल कैसा है यार? डिफिकल्ट। ओके, राधाकांत देव। हमको बात किसकी करनी है? राधाकांत देव की। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। क्या राधाकांत देव फर्स्ट प्रेसिडेंट थे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के? बिल्कुल सही है। ओके, जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था वो कब बना था? ये बना था 1851 में। कब बना था? 1851 में। एंड गजलू लक्ष्मी नारसू शेट्टी, गजलू लक्ष्मी नारसू शेट्टी, फाउंडर ऑफ द मद्रास महाजन सभा। गलत बात है, बिकॉज जो मद्रास महाजन सभा थे
उसके फाउंडर कौन थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर, है ना, आनंदा चार्लू, ऐसे फाउंडर थे। जो गुजलू लक्ष्मी नारसू सेट्टी थे, ये किसके फाउंडर थे? ये फाउंडर थे मद्रास नेटिव एसोसिएशन के। ही वॉज द फाउंडर ऑफ मद्रास नेटिव एसोसिएशन। उसके बाद है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्या सुरेंद्रनाथ बनर्जी फाउंडर थे इंडियन एसोसिएशन के? बिल्कुल सही है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। 1976 में जो इंडियन एसोसिएशन बना था उसके फाउंडर थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ओके, और ये मेंबर भी थे किसके? ये मेंबर भी थे आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ओके, दिस इज करेक्ट। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास ये मद्रास महाजन सभा के फाउंडर कौन थे? बहुत 3 लोगों ने मिलकर बनाया था, इसमें से मेन थे जी सुब्रमण्यम। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 सही है, 1 और 3। करेक्टली मैच हमसे पूछा, आंसर हो जाएगा बी। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन 56 है, हाउ मेनी द फॉलोइंग इनिशिएटिव और स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट एक्सक्लूसिवली टारगेट ट्राइबल डेवलपमेंट। हमको बात करनी है, कुछ स्कीम्स दिए हैं, इसमें से कौन कौन सी स्कीम्स जो है सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल डेवलपमेंट को टारगेट करते हैं। एक्सक्लूसिवली बोला है ना हमसे, क्या बोला है? एक्सक्लूसिवली बोला है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, बिल्कुल सही है। जो आदर्श ग्राम योजना है वो सिर्फ और सिर्फ किसको टारगेट करता है? ये सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल एरियाज को ट्राइबल करता है। तो दिस इज करेक्ट। एकलव्य रेसिडेंशियल मॉडल स्कूल जो है वो एसटीज को ट्राइबल, ये एसटी एजुकेशन के लिए बनाया गया है। सो इट ऑल्सो एक्सक्लूसिव टारगेट्स द ट्राइबल डेवलपमेंट। संकल्प स्कीम, जो संकल्प स्कीम है कि उसी पर सिर्फ एसटीज को क्या करता है? टारगेट करता है? नो, ये मार्जिनलाइज सेक्शन को टारगेट करता है। सो के इट टारगेट्स द मार्जिनलाइज सेक्शन, नॉट ओनली द एसटीज। प्रधानमंत्री वन धन योजना, जो प्रधानमंत्री वन धन योजना है ये सिर्फ ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए है। सो इट ऑल्सो टारगेट्स द ट्राइबल पीपल। तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है? एक्सक्लूसिवली टारगेट द ट्राइबल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3, दैट इज प्रधानमंत्री आदि आदर्श योजना, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स एंड प्रधानमंत्री वन धन योजना। क्वेश्चन नंबर 57 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई? क्वेश्चन का लेवल कैसा है? मीडियम है। ठीक है, 0 आवर इज एन इंडियन इनोवेशन इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, बिल्कुल सही है। इनकैट हमसे पूछा है 0 आवर स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर एंड लास्ट इज द एजेंडा ऑफ द डे। नो, गलत बात है। यस, इट लास्ट द एजेंडा ऑफ द डे, है ना। क्वेश्चन आवर देखो, क्वेश्चन आवर स्टार्ट होता है 11 बजे से 12 बजे तक चलता क्या है? 11 बजे से 12 बजे चलता है क्वेश्चन आवर। ठीक है, फिर 12 बजे से 1 बजे तक क्या चलता है? 0 आवर। ओके, क्वेश्चन आवर इज नॉट शेड्यूल ऑन द डे द फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट द बजट, बिल्कुल सही है। जिस दिन फाइनेंस मिनिस्टर बजट को प्रेजेंट करते हैं उस दिन बहुत समय लगता है, इसीलिए उस दिन क्वेश्चन आवर शेड्यूल नहीं होता। इनकैट पूछा भाई, तो कोई सा भी इनकैट नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। 58 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। हमको बात किसकी करनी है? न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम की बात करनी है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, it aims to support the state and union territories in promoting literacy among non-literates in the age group of 18 and above। जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है वो 18 साल से बड़े लोगों को अफेक्ट करता है। नो, नॉट, यहाँ पे टारगेट है ना, वो 18 का एज नहीं है, यहाँ पे 15 और अबव है। ठीक है ना, जो एज ग्रुप है वो 15 एंड अबव है। ठीक है, दिस इज इनकरेक्ट। हमसे इनका पूछा है, इट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम। नो, दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब सेंट्रल स्टेट आपस में मिलके इसको स्पॉन्सर करेंगे, मतलब आपस में मिलकर पैसा देंगे यहाँ पे। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, बिकॉज एजुकेशन की बात करता है, एजुकेशन जो है स्टेट मैटर भी है, दोनों मिलके बात करेंगे बोलते हैं। ठीक है ना, तेरा ही फायदा मेरा ही फायदा। सो इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ओके, थर्ड है, स्कूल विल बी द यूनिट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। यहाँ पे जो स्कूल्स होंगे वो क्या होंगे? यूनिट फॉर इम्प्लीमेंटेशन होंगे, बिल्कुल से याद रखना भाई। स्कूल विल बी द यूनिट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ, सॉरी इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट हो जाएगा 2 स्टेटमेंट्स, आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी। 59 है, डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप। हमको बात किसकी करनी है? डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की। इज ऑफन इन द न्यूज़,
तो द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप था वो न्यूज़ में होता है, न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ऑफ G20। ओके, डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप था वो G20 के रेफरेंस में न्यूज़ था। क्वेश्चन नंबर 60 है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर। तो बीओडी क्या होता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई। बीओडी हमको बताना है, इट इज अ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉर द मेजरमेंट ऑफ व्हाट, पॉल्यूशन एसिड इन एक्वेटिक सिस्टम। ये सब बचा है भाई, इसको तो जो नहीं जानेगा वो तो पोपा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 61 है 3200 फाइटन, एक न्यूज़ में था 3200 फाइटन रिसेंटली सीन द न्यूज़। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। क्यों देखने को मिला था 3200 फाइटन जो था वो न्यूज़ में देखने को मिला हमको एज अ जुपिटर लूनर लैंडिंग मिशन। ओके, एक जुपिटर लूनर लैंडिंग मिशन था ये, जापानीज लूनर लैंडिंग मिशन, नॉट जुपिटर यार, जापान का लूनर मतलब समझना, मून के अंदर एक लैंडिंग मिशन था 3200 फाइटन। 62 नंबर क्वेश्चन है ही कंट्रीब्यूटेड आर्टिकल्स टू द मैगजीन जुगांतर विच इंस्पायर्ड many young people to work upon revolutionary work during the Indian national movement. His theory of nationalism was based on the Vedanta philosophy, which saw unity and oneness in man and God. His greatest literary achievement was Savitri, an epic poem. The personality described in the above passage. हमको बताना है कि ये कौन से पर्सनालिटी थे। ओके, सो ये अरविंदो घोष थे यार। कौन थे ये? अरविंदो घोष थे, ठीक है ना। और जो 32 फाइटन है ना, इट इज़ नॉट अ जापानीज लूनर लैंडिंग मिशन यार, इट इज़ अ एस्टेरॉइड। जो 32 फाइटन है ना, ये 32 फाइटन क्या है, एक एस्टेरॉइड है। 32 फाइटन क्या है, इट इज़ एन एस्टेरॉइड, सो माय मिस्टेक। 32 फाइटन इज व्हाट, इट इज़ एन एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड कहाँ का है ये? ओके, ये एस्टेरॉइड है जो कि डिस्कवर्ड हुआ था 1983 में। ओके, एंड जो ये जो नेम है 32 फाइटन, वो ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, सन गॉड, ठीक है ना, सन ऑफ सन गॉड, ठीक है। फाइटन मतलब जो सूर्य भगवान का बेटा है ना। और ये क्या करता है, कंप्लीट चक्कर लगाता है सन के अराउंड 1.4 ईयर्स में, ठीक है। सो इट इज़ एन एस्टेरॉइड। और 32 जो है, 62 जो है ना, कौन लिखते थे यहाँ पे युगांतर में, जुगांतर या फिर युगांतर, जुगांतर में कौन लिखते थे, अरविंदो घोष लिखते थे। और जुगांतर, इनका एक फेमस पोयम भी कौन सा है, सावित्री। सावित्री इज अ एपिक पोयम ऑफ अरविंदो घोष। और ये विश्वास करते थे वेदांता फिलोसफी में, ठीक है। ये बात करते थे यूनिटी एंड वननेस की। तो ऐसे ही क्वेश्चन अरविंदो घोष न्यूज़ में थे, और ऐसे ही क्वेश्चन तो मॉडर्न हिस्ट्री में आएंगे भाई। जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट दिखेंगे ना तो समझ आएगा यार क्वेश्चन बनाना जरूरी क्यों है। जुगांतर में कौन लिखते थे, अरविंदो घोष। और अरविंदो घोष एक प्रकार के रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट थे, रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 63 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर यू मोस्ट लाइकली टू स्पॉट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। कहाँ कहाँ आपको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखने को मिलेंगे, ये हमसे पूछा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो डेजर्ट नेशनल पार्क में तो पक्का मिलेगा, डेजर्ट नेशनल पार्क में तो पक्का मिलेगा, ठीक है। डेजर्ट नेशनल पार्क में पक्का मिलेगा। पोबित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं मिलेगा, पोबित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर नहीं मिलेगा, है ना। हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर नहीं मिलेगा। ओके, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क यहाँ भी नहीं मिलेगा, बिकॉज इनमें से एक ही जो है डेजर्ट नेशनल पार्क ये है जैसलमेर के अंदर, जैसलमेर राजस्थान, बाकी कोई सा भी राजस्थान में नहीं है। सो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 64 है, हमको बात करनी है 64 की। हाउ मेनी दी फॉलोइंग ऑक्यूपेशनल डिसीज आर करेक्टली मैच। हमसे बात की जा रही है ऑक्यूपेशनल डिसीज के बारे में, और करेक्टली मैच हमसे पूछा है। लेवल कैसा क्वेश्चन का, डिफिकल्ट है। ओके, करेक्टली मैच हमको बताना है। बेबीसियोसिस, क्या टेक्सटाइल वर्कर में बेबीसियोसिस देखने को मिलता है? हाँ, बेबीसियोसिस क्या टेक्सटाइल वर्कर में देखने को मिलता है? बिल्कुल सही है, क्योंकि बेबीसियोसिस में क्या होता है, जूट डिपॉजिट हो जाता है। क्या होता है, जूट। और कपड़े बनाए जाते हैं किससे, जूट से।
न्यूमोकोनेसिस में क्या होता है, न्यूमोकोनेसिस कोल में देखने को मिलता है कि जो कोल माइन में काम करते हैं, बिल्कुल सही है। न्यूमोकोनेसिस में क्या होता है, कोल डस्ट जमा हो जाता है। एस्बेस्टोसिस जो होता है वो कंस्ट्रक्शन में देखने को मिलता है, बिकॉज इसके अंदर एस्बेस्टोस जमा हो जाता है। एस्बेस्टोस जनरली कहाँ पे होता है, सीमेंट के अंदर। तो तीनों के तीनों सही है, तो कट जाएगा सी, कट क्या हो जाएगा सी। 65 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। इन ट्रॉपिकल रीजन जिका वायरस डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय सेम मस्कीटो दैट ट्रांसमिट डेंगू। बिल्कुल सही है, जो जिका वायरस है उसको ट्रांसमिट कौन करता है, एडिस मस्कीटो ट्रांसमिट करता है। एडिस मस्कीटो क्या ट्रांसमिट करता है, जिका वायरस को। कहाँ पे, ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर। और जिका वायरस किसको, सॉरी एडिस मस्कीटो किसको ट्रांसमिट करता है, एंड डेंगू को भी ट्रांसमिट करता है। दिस इज करेक्ट। ओके, सेक्सुअल ट्रांसमिशन ऑफ जिका वायरस डिसीज इज पॉसिबल, बिल्कुल सही है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन हो सकता है जिका वायरस डिसीज का। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 66 है, इन विच केस डिड सुप्रीम कोर्ट इशू गाइडलाइन फॉर द बेटरमेंट ऑफ एसिड अटैक सर्वाइवर। ठीक है ना, एसिड अटैक सर्वाइवर के बेटरमेंट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में यहाँ पे गाइडलाइन दिया था, ये हमसे पूछा गया है। ओके, कौन से केस में गाइडलाइन दिया था, ये हमसे पूछा गया है। तो लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, कौन से केस में, लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में इन्होंने बेटरमेंट फॉर एसिड अटैक सर्वाइवर के लिए गाइडलाइन दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। क्वेश्चन नंबर 67 है, विद रेस्पेक्ट टू एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट, बात किसकी करनी है, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर ऑफ इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे पूछा गया है करेक्ट। लेवल कैसा है क्वेश्चन का भाई, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सेट अप एन एड हॉक ट्रिब्यूनल for the adjudication of dispute, and the decision of the tribunal would be final and binding on the parties to the dispute। क्या ये बाइंडिंग होगा, बिल्कुल सही है, ये बाइंडिंग होगा। ये किसके अंदर बताया गया है, वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। वाटर डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1956, neither the Supreme Court nor any other court is to have jurisdiction in respect to any water dispute which may be referred to such a tribunal under the act। बिल्कुल सही है, इस मतलब वाटर डिस्प्यूट के रेफरेंस में आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रिब्यूनल के पास ही जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे तो ऐसा कुछ आपको संविधान नहीं मिलेगा। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे बोथ। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ। 68 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू बेपुर उरू। बेपुर उरू की बात करनी है, लेवल है डिफिकल्ट, लोगों को पता नहीं होता। सो व्हाट इज बेपुर उरू, विच इज अ बोट। ओके, बेपुर उरू क्या है, एक बोट है, एंड इट इज अ वुडन डॉ हैंडक्राफ्टेड बाय स्किल्ड आर्टिसन एंड कारपेंटर इन तमिलनाडु। कि ये तमिलनाडु के अंदर इसको कारपेंटर किया जाता है, नो इट इज इन केरला, इट इज इन केरला, एंड इट वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। इसको रिसेंटली जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है क्या, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, तो 68 का क्या हो जाएगा, टू ऐसे लोग सोचेंगे, बट इट इज नॉट अवॉर्डेड अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इट हैज रिसेंटली अप्लाइड फॉर जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। सो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे नन। क्वेश्चन नंबर 69 है, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। हमको करना क्या है, हमको कुछ ट्राइब्स के साथ उनके स्टेट्स को मैच करना है। भूथिया ट्राइब, भूथिया ट्राइब कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई, भूथिया ट्राइब बिलोंग टू सिक्किम, बिल्कुल सही है, भूथिया ट्राइब बिलोंग टू सिक्किम। धोदिया ट्राइब बिलोंग टू गुजरात, यस। गोंड ट्राइब बिलोंग टू उड़ीसा, यस। मालसा ट्राइब बिलोंग टू तमिलनाडु, मालसा तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, गोंड उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, धोदिया जो है गुजरात से बिलोंग करते हैं, एंड भूथिया सिक्किम से बिलोंग करते हैं। करेक्टली मैच पूछा है, तो ऑल दी 4 पेयर्स आर करेक्टली मैच। क्वेश्चन नंबर 70 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट संगम लिटरेचर इन एंशिएंट साउथ इंडिया इज करेक्ट। हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है संगम लिटरेचर की। देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है भाई, करेक्ट बताना है अपने को। संगम पोएम आर डिवाइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर, नो दिस आर नॉट डिवाइड, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। द सोशल सर्टिफिकेशन ऑफ वर्ना वाज नोन टू द संगम पोएट्स, क्या सोशल सर्टिफिकेशन नोन था, बिल्कुल सही।
संगम पोर्ट हैव नो रेफरेंस, यार एक्सट्रीम वर्ड है, गलत बोल रहा है। संगम लिटरेचर रिफर्स टू मैजिकल फोर्सेस एज इरेशनल, नो दे डू नॉट रिफर्स टू देम इरेशनल, दे आर रेशनल अकॉर्डिंग टू देम। क्वेश्चन नंबर 71 है विद रेस्पेक्ट टू अग्नि 5, हमको बात किसकी करनी है, बात करनी है अग्नि 5 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, हमको पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है, क्या पूछा है, करेक्ट, ठीक है ना, हमसे करेक्ट पूछा है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है, मीडियम। इट इज अ सरफेस टू एयर न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल, क्या अग्नि 5 सरफेस टू एयर न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है? सरफेस टू एयर याद रखना भाई, सरफेस टू एयर है क्या, नो, इट इज अ सरफेस टू सरफेस इंडिजिबली, ठीक है ना, इट इज नॉट सरफेस टू एयर, इट इज सरफेस टू सरफेस, है ना, एंड इट इज अ न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल, वो तो अलग बात है, बट इट इज नॉट सरफेस टू एयर, इट इज सरफेस टू सरफेस। अग्नि 5 यस न्यूक्लियर कैपेबल है। द न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल विच यूज अ 3-stage सॉलिड फ्यूल्ड इंजन हैज बीन डेवलप्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल सही है, इसको इंडिजिनियसली डेवलप किया है। इसमें 3-stage फ्यूल है, सॉलिड फ्यूल। Strategic Force Command, which is responsible for the management and administration of the country's tactical and strategic nuclear weapon stockpile, operates the Agni 5। Agni 5 को कौन ऑपरेट करता है, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ऑपरेट करता है, ये करेक्ट है। हमसे क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सी, दैट इज 2 and 3 ओनली। 71 का क्या हो जाएगा, सी। 72 का क्वेश्चन का है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, डिफिकल्ट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट दिए हैं और लोकेशन की बात करनी है, ओके। पहला क्या है, काकरा पर एटॉमिक पावर स्टेशन, काकरा पर जो एटॉमिक पावर स्टेशन है वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर है क्या, नो, इट इज इन गुजरात, है ना। कालपक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे, तमिलनाडु के अंदर, बिल्कुल सी है। कालपक्कम या फिर मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, कालपक्कम में फिर मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन जो है वो कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे है, नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन उत्तर प्रदेश के अंदर, बिल्कुल सही है। एंड तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ पे है, गुजरात के अंदर, नो, इट इज इन महाराष्ट्र। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन इज इन महाराष्ट्र। करेक्टली मैच हमसे पूछा है, करेक्टली मैच हो जाएगा 2 पेयर। 72 का क्या हो जाएगा आंसर, बी। 73 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू 0 आवर इज आर करेक्ट, हमको पूछा किसके बारे में है, हमको पूछा है 0 आवर के बारे में। देखो दो क्वेश्चन आगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था 0 आवर, यहाँ पे 0 आवर हैज नॉट बीन मेंशन द रूल ऑफ प्रोसीजर, बिल्कुल सही है। 0 आवर स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर एंड लास्ट अंटिल द एंड ऑफ द डे, इसी को तो फिर से सॉल्व किया है, बट उसमें कुछ और है। And it is an Indian innovation in the field of parliamentary procedure and has been existence since 1950। ये 1950 से existence में है भाई, ये 1950 से existence में है, no, it has been existence since 1962। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा ए। 73 का क्या हो जाएगा, ए। 74 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्वेश्चन का लेवल कैसा है, क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। एंड एन्यूरिज्म इज एन एबनॉर्मल बल्ज और बलूनिंग इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल, बिल्कुल सही है। एन्यूरिज्म में क्या होता है, ब्लड वेसल सपोज ये है ना, वो क्या हो जाता है, ऐसे बल्ज हो जाता है, ओके। एन्यूरिज्म इज मोर कॉमनली सीन इन आर्टरीज देन इन वेन्स, नो, एन्यूरिज्म जो है वो वेन्स में ज़्यादा कॉमन देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू आर्टरीज। कहाँ पे ज़्यादा कॉमन होता है भाई, सॉरी इनका हम पूछा, यस बिल्कुल सही है, आर्टरीज में मोर कॉमन होता है एज कम्पेयर टू वेन्स, बिकॉज आर्टरीज जो होती है उसमें ज़्यादा प्रेशर होता है यार, इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है, इसीलिए एन्यूरिज्म के चांसेस आर्टरीज में ज़्यादा होते हैं। इनकट हमसे पूछा, इनकट कोई है भी नहीं यहाँ पे। क्वेश्चन 75 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये प्रीवियस क्वेश्चन 2022 में आ चुका है। लेवल कैसा है इस क्वेश्चन का, डिफिकल्ट। गुजरात है द लार्जेस्ट सोलर पार्क इन द इंडिया, क्या गुजरात के पास सबसे बड़ा सोलर पार्क है, नो, नॉट गुजरात, राजस्थान हैज द लार्जेस्ट सोलर पार्क, ओके, द भंडला सोलर पार्क। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क है भाई, दुनिया का नहीं, इंडिया का भी नहीं, दुनिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क है राजस्थान के अंदर। कैलेरा हैज अ फुल्ली सोलर पावर इंटरनेशनल एयरपोर्ट,
केरला के पास जो कोचीन एयरपोर्ट है ना, जो कोचीन एयरपोर्ट है वो क्या है, फुल्ली सोलर पावर है। So this is correct. Goa has the largest floating solar photovoltaic projects in India. No, not Goa. Andhra Pradesh has the largest floating solar power projects. देखो ये बोलोगे क्या ये आसान क्वेश्चन है, बोलोगे भाई ये टफ क्वेश्चन है। भाई देखो तो कितना टफ क्वेश्चन यूपीसी पूछती है, तो इसीलिए मैं टफ क्वेश्चन कर रहा हूँ यार, बिकॉज यूपीसी उतना हलवा क्वेश्चन भी नहीं पूछती। मानते हैं कुछ टॉपिक जैसे पॉलिटी हो गया है ना, ज्योग्राफी जहाँ पे आसान क्वेश्चन पूछती है, बट करंट अफेयर से वो आसान क्वेश्चन नहीं पूछती। क्वेश्चन 76 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, क्वेश्चन का लेवल है मीडियम। ईच पर्सन डीएनए एक्सेप्ट फॉर आइडेंटिकल ट्विन इज यूनिक, बिल्कुल सही है। डीएनए कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम क्लॉथ, लिन एंड कॉम्स, बिल्कुल सही है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सी। करेक्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा सी। 77 है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द एंजल एक्ट। हमको बात किसकी करनी है, हमको बात करनी है एंजल एक्ट की। बात किसकी करनी है, बात करनी है एंजल एक्ट की। एंजल एक्ट के बारे में पूछा है, क्या होता है एंजल नहीं बे, ईगल, ईगल एक्ट, ईगल एक्ट। ईगल एक्ट क्या होता है भाई, इट इज़ अ गोल, ओके, द गोल ऑफ the act is to allow US employer to focus on hiring immigrants based on merit, not their birthplace, by eliminating the pre-country limitation on employment। ठीक है, ये जो ईगल एक्ट है वो क्या है, ईगल जैसे आंख होता है इसमें, ठीक है ना। ये क्या करता है, यूएस एम्प्लॉयर जो है उनको क्या करता है, ये हायर करने में हेल्प करता है, किसको, इमिग्रेंट्स को, है ना, बेस्ड ऑन देयर मेरिट एंड नॉट ऑन देयर बर्थ प्लेस, बाय एलिमिनेटिंग द प्री कंट्री लिमिटेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की कमी है, तो ये इमिग्रेशन किसी को भी घुसने नहीं देता। ये कहाँ से आ रहे हैं उसके वजह से घुसने नहीं देता, ये बोलता है कि हाँ कहीं से आए हमको फर्क नहीं पड़ता, हमको उसके पास स्किल होना चाहिए भाई, है ना, उसकी मेरिट होना चाहिए, उसके वजह से हम इसको अलाउ करेंगे। ईगल मतलब ईगल की आंख जैसे, सो इट इज ईगल एक्ट, यूएस का है। क्वेश्चन नंबर 78 है, विद रेस्पेक्ट टू कोर्ट वैकेशंस, with reference to what, with reference to court vacations which of the following statement is are correct। हमसे कोर्ट ने पूछा है कोर्ट वैकेशंस के बारे में बताना है। ये कैसा है भाई, डिफिकल्ट। कोर्ट वैकेशंस के बारे में बताना है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई। हाई कोर्ट हैव पावर टू स्ट्रक्चर देयर कैलेंडर अकॉर्डिंग टू द सर्विस रूल। क्या हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो सर्विस रूल को तो जो स्ट्रक्चर कर सकता है ना। हाई कोर्ट है द पावर टू स्ट्रक्चर देयर कैलेंडर, बिल्कुल सही है, उसके कैलेंडर को स्ट्रक्चर कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सर्विस रूल। अ वेकेशन बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज अ स्पेशल बेंच कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो वेकेशन बेंच है उसको कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही है। जस्टिस मली ममता कमिटी सेटअप टू रिकमेंड रिफॉर्म्स इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सजेस्ट दैट द पीरियड ऑफ वेकेशन शुड बी रिड्यूस, बिल्कुल सही है। बहुत छुट्टी लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, उनकी जो पीरियड ऑफ वेकेशन है उसको कम करना चाहिए, ऐसा कौन है बोला, ममली ममता कमिटी ने कहा। ठीक है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा डी 1 2 3। 79 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। लेवल कैसा है क्वेश्चन का, डिफिकल्ट। कुछ जीआई प्रोडक्ट्स की बात करनी है, और जीआई प्रोडक्ट्स कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं उसकी बात करनी है। गमोसा, जो गमोसा है वो असम से बिलोंग करता है क्या, बिल्कुल सही है। गमोसा मीन्स टाइप ऑफ गमछा, ओके। एंड अलीबाग व्हाइट ऑनियन, अलीबाग व्हाइट ऑनियन जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, अलीबाग व्हाइट ऑनियन बिलोंग टू महाराष्ट्र, ओके। एंड तंदूर रेड ग्राम, तंदूर रेड ग्राम बिलोंग टू तेलंगाना, सही है, करेक्टली मैच हमसे पूछा है। एंड कोडुंगुरु, कोडुंग अलूर पोटुवेलारी, कोडुंगलूर पोटुवेलारी जो है वो केरला से बिलोंग करता है। नाम से ही समझ आ रहा है भाई, ऐसी चीज़ें जो है केरला से ही बिलोंग करती है, तो कोडुंगलूर पोटुवेलारी जो है बिलोंग टू केरला। गोमसा असम, अलीबंग व्हाइट ऑनियन महाराष्ट्र, तंदूर रेड ग्राम तेलंगाना एंड कोडुंगलूर पोटुवेलारी केरला। आंसर हो जाएगा करेक्ट डी, ऑल दी 4 पेयर्स। 79 के बाद 80 नंबर क्वेश्चन है, if a particular area is brought under the 5th schedule of the Constitution of India, which one of the following statement best reflect the consequences of it। या फिर किसी भी एरिया को अगर हम लोग शेड्यूल एरिया के अंदर लाते हैं तो कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, है ना,
उसका कंसिक्वेंस क्या होगा, हमसे क्या पूछा गया उसके कंसिक्वेंस के बारे में। ओके, कंसिक्वेंस क्या होगा, दिस वुड प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ लैंड ऑफ ट्राइबल पीपल टू नॉन ट्राइबल पीपल, बिल्कुल सही है। अगर फिफ्थ शेड्यूल के अंदर ला रहे हैं तो जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उससे नॉन ट्राइबल पे लैंड नहीं जा सकता, सो दिस विल बी द कॉन्सिक्वेंस। 81 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। हमको बात किसकी करनी है, बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। It was launched by the Securities and Exchange Board of India to ensure an organization's commitment to sustainability and its reporting at par with financial reporting। जो 81 नंबर क्वेश्चन है हमसे पूछा है भाई कट बताना है, बिल्कुल सही है। जो बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग है इसको सेबी ने लॉन्च किया था। किसने लॉन्च किया था, सेबी ने लॉन्च किया था। एंड फॉर दिस सस्टेनेबिलिटी and it is applicable to the top 1000 listed entities by market capitalization and was made mandatory since its introduction in 2021. It is not applicable to top 1000, no, it is applicable to top 1000 but it is not a mandatory basis, it is on voluntary basis. Okay, it is not on mandatory basis, it is on voluntary basis. It is a part of the larger business responsibility report introduced for non-financial reporting. Okay, yes, it is a part of the existing। देखो भाई ये गलत है, बिकॉज इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट। ये क्या करेगा, जो बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट होगा वो बिजनेस रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट को रिप्लेस कर देगा। ओके, सो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ओनली वन स्टेटमेंट, दैट इज फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 82 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्लीकेशन ऑफ ग्लाइफोसेट। देखो कितने न्यूज में था ग्लाइफोसेट के, तो क्वेश्चन पक्का लग रहा है आएगा। ग्लाइफोसेट इट इज अ व्हाट, इट इज एन इंसेक्टिसाइड। सो यहाँ पे एप्लीकेशन क्या है, ग्लाइफोसेट का एप्लीकेशन क्या है, इट इज एन इंसेक्टिसाइड या फिर विडीसाइड। ठीक है ना, प्लांट वीड को मारने में काम आता है, ये पेस्टिसाइड है। बोले तो वीडीसाइड मान लो यार, हर्बिसाइड बोलते हैं इसको, नॉट पेस्टिसाइड, नॉट वीडीसाइड, नॉट यस वीडीसाइड, नॉट इंसेक्टिसाइड, इट इज अ हर्बिसाइड। हर्ब्स को मारता है, सो इट इज एन हर्बिसाइड। और इसको रेस्ट्रिक्ट किया था रिसेंटली, इसीलिए न्यूज़ में था। किसने रेस्ट्रिक्ट किया था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर विद रेस्पेक्ट टू द प्रोटेक्शन स्टेटस ऑफ ऑलिव रेडी टर्टल्स। हमको बात किसकी करनी है, प्रोटेक्शन स्टेटस ऑफ ऑलिव रेडी टर्टल्स की बात करनी है। और ये कैसा क्वेश्चन है भाई, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये कौन सा, देखो मैक्सिमम प्रोटेक्शन दिया गया है, इसको याद रखना। ऑलिव रेडी टर्टल क्या दिया गया है, मैक्सिमम प्रोटेक्शन दिया गया है। ओके, ऑलिव रेडी टर्टल क्या दिया गया है, मैक्सिमम प्रोटेक्शन दिया गया है, इसीलिए उसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल नंबर 1 में रखा गया है। IUCN रेड लिस्ट में ये क्या है, वल्नरेबल है, नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड, इट इज वल्नरेबल। और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, सही है। करेक्टली मैच हमसे पूछा है, तो 83 क्या हो जाएगा, 83 का हो जाएगा बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 84 है, हाउ मेनी दिस कंट्रीज बॉर्डर पेरू। पेरू के बॉर्डर को देख लेते हैं। यहाँ पे ये है पेरू का बॉर्डर। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वाडोर है, ये पेरू है, ये कोलंबिया है, ये ब्राज़ील है, ये बोलीविया है, ये चिली है। ठीक है, सो इसके बॉर्डरिंग कंट्रीज हो जाएगा इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, बोलीविया और चिली। सो बॉर्डरिंग कंट्रीज की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल कैसा है भाई, लेवल है मीडियम। सो बोलीविया था, ब्राज़ील था, चिली था, कोलंबिया था, इक्वाडोर था, तो ये पांचों के पांचों हो। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। 83 नंबर क्वेश्चन है, सो 85 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर्स। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, 2017 में आ चुका है। लेवल क्या है, डिफिकल्ट। ट्रेडिशंस और कम्युनिटीज़ की बात करनी है, कौन सा ट्रेडिशन कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करता है। ठीक है, चलहिला साहेब फेस्टिवल जो है वो सिंधीज से बिलोंग करता है क्या, बिल्कुल सही है। जो चलहिला साहेब फेस्टिवल है वो सिंधीज से बिलोंग करता है। नंदाराज जाट यात्रा वो गोंड्स का फेस्टिवल है क्या। जो नंदानाथ जाट यात्रा जो है ये घरवाल जो उत्तराखंड है ना उसका फेस्टिवल, ये उत्तराखंड का फेस्टिवल है
और उत्तराखंड में हमारे पास गोंड्स नहीं आते। वारी वारकरी जो है वो सांथाल्स का फेस्टिवल है, नो, इट इज़ अ फेस्टिवल दैट इज एसोसिएटेड विद द भक्ति मूवमेंट, ठीक है, और ये महाराष्ट्र का है, और महाराष्ट्र में सांथाल्स नहीं होते, ये मराठास का है। ओके, वारी वारकरी करेक्टली मैच हमसे पूछा है, करेक्टली मैच हो जाएगा ए, वन ओनली। क्वेश्चन नंबर 86 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। मीडियम लेवल क्वेश्चन है, हमको बात करनी है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की। किसकी बात करनी है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की। तो ये देखो, एक तरह से कैश ट्रांसफर स्कीम है। मातृ वंदना योजना इज व्हाट? इट इज अ कैश ट्रांसफर स्कीम फॉर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स और लैक्टेटिंग वुमेन्स ऑफ 19 ईयर ऑफ एज और अबव फॉर द फर्स्ट लाइव बर्थ, ठीक है। 19 ईयर या फिर उससे बड़े की जो प्रेग्नेंट या फिर लैक्टेटिंग वुमेन होगा, उसके अंदर उसको क्या होगा? कैश ट्रांसफर होगा। उसको क्या दिया जाएगा? पैसा दिया जाएगा, ठीक है ना। उसको पैसा दिया जाएगा, उसको फूड भी दिया जाएगा। सो ये सब किसके अंदर आते हैं? मातृ वंदना योजना के अंदर आते हैं। आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 87 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन स्कीम। हमको बात किसकी करनी है? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन स्कीम की बात करनी है। डिफिकल्ट क्वेश्चन है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन schemes are district mineral foundation are statutory authorities that are state government set up in district affected by mining। क्या एक स्टेट्यूटरी बॉडी है? बिल्कुल सही है, बिकॉज इसको बनाया गया है अंडर द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957 के अंदर। एंड डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन स्कीम और डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। क्या ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन खनिज क्षेत्र कल्याण योजना को इम्प्लीमेंट करते हैं? बिल्कुल सही है। इट इज़ फाउंडेड बाय द माइनिंग कंपनीज थ्रू कंट्रीब्यूशन ऑफ 30% ऑफ देयर रॉयल्टी अमाउंट फॉर माइनिंग लीज। बिल्कुल सही है, इसको माइनिंग कंपनीज आपस में फंड करते हैं 30% दे के। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 88 है, हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। हमको बात किसकी करनी है? हमको बात करनी है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन की। हमसे पूछा गया है करेक्ट। इट इज़ अ सोल लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट लिंकिंग इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट टू सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट। क्या ये एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है? बिल्कुल सही है। एंड इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो कि इन्वायरमेंट को डेवलपमेंट के साथ लिंक करता है। एंड इट इज़ वन ऑफ द 3 रियो कन्वेंशन। बिल्कुल सही है। जो यूरियो कन्वेंशन थे 3, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एक हो गया, है ना। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज एक हो गया, एंड UNFCCC दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। ये तीनों में से इसको बोलता हूँ ट्राई रियो कन्वेंशन। दिस आर 3 रियो कन्वेंशन, उनमें से एक है। India has hosted 3 editions of the UNCCD. No, India has only hosted edition 1, that is COP 14 को इन्होंने होस्ट किया था। इंडिया ने सिर्फ COP 14 को होस्ट किया था। दिस इज इनकरेक्ट। करेक्ट हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 89 है, The Bru tribe is recognized as particularly vulnerable tribal group in which state? ब्रू ट्राइब की बात करें, इनको PVTG कौन से स्टेट में घोषित किया गया है? डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ब्रू ट्राइब इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल इन त्रिपुरा, मिजोरम एंड असम। त्रिपुरा, मिजोरम और असम के अंदर इनको PVTG का दर्जा दिया गया है, ठीक है। 89 का क्या हो जाएगा? सी, बिकॉज इनको सी पर सी, मतलब हमसे पूछा क्या, देखना हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि पाए कहाँ जाते हैं, नहीं पूछा कि PVTG का दर्जा कहाँ दिया गया। तो ब्रू टाइप को जो PVTG का दर्जा दिया गया उसी पर सिर्फ त्रिपुरा के अंदर दिया गया है। पाए तो तीनों जगह आते हैं, असम में भी पाए जाते हैं, त्रिपुरा में भी पाए जाते हैं, मिजोरम में भी पाए जाते हैं, बट इनमें सी पर सिर्फ PVTG यहाँ पे हैं। PVTG का दर्जा सी पर सिर्फ त्रिपुरा के अंदर दिया गया। कट हमसे पूछा है, कट हो जाएगा बी, सॉरी सी। क्वेश्चन नंबर 90 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायआर्की रिफर्स टू।
डाइआर्की मतलब क्या होता है? डाइआर्की मतलब टू, आर्की मतलब डाई मतलब टू, आर्की मतलब अथॉरिटी। सो डाइआर्की का मतलब हमको बताना है, ठीक है। लेवल कैसा है? मीडियम, ठीक है। सो डाइआर्की का मतलब हमको बताना है। डाइआर्की मतलब क्या होता है? डाइआर्की मतलब होता है डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट डेलीगेटेड टू द प्रोविंस इनटू टू कैटेगरीज। मतलब डुअल गवर्नमेंट है ये, समझ रहे हैं ना? डुअल गवर्नमेंट मतलब जो सब्जेक्ट्स हैं प्रोविंस के अंदर उसको दो तरीके से, दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, तो डुअल गवर्नमेंट्स हो रहा है ना। देखो यहाँ पे लिखा है डबल गवर्नमेंट एट सेंटर इन द स्टेट लेवल, इसको डाइआर्की नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म बोलते हैं, ठीक है। सो इट इज नॉट डुअल गवर्नमेंट, ऐसा बोल सकते हैं कि इट इज अ टाइप ऑफ डबल गवर्नमेंट, है ना, डबल नॉट डुअल, ठीक है ना। देखिए दोनों सेम टाइप का है, बट इसमें सेंट्रल और स्टेट में डिवाइड नहीं किया, ठीक है ना। इसमें प्रोविंस ही दो पार्ट में डिवाइड है, दो अथॉरिटी है यहाँ पे, प्रोविंशियल सेक्टर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक रिजर्व सब्जेक्ट है, एक ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 91 है, इंडिया इज सिग्नेटरी टू हाउ मेनी ऑफ दिस इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड कन्वेंशन दैट एम टू कॉम्बैट द मीनेंस ऑफ ड्रग अब्यूज। कौन कौन से सिग्नेटरी, कौन कौन सा है इंडिया, ये हमसे पूछा गया है, जो ड्रग अब्यूज को क्या करते हैं? कॉम्बैट करने की बात करते हैं। डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 91 के बाद इसमें हमारे पास देखना है यूनाइटेड नेशन सिंगल कन्वेंशन नारकोटिक ड्रग, क्या इसका इंडिया पार्ट है? क्या इसका इंडिया पार्ट है? बिल्कुल इसका इंडिया पार्ट है, ओके। क्या यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का इंडिया पार्ट है? बिल्कुल इसका पार्ट है। नार्कोटिक ड्रग वाले कन्वेंशन का पार्ट है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस वाले का पार्ट है। एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिकिंग इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट का भी पार्ट है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसका भी इंडिया पार्ट है। तो हमसे क्वेश्चन ने पूछा है कि किसका पार्ट है? पार्ट हो जाएगा सबका, आंसर हो जाएगा डी, ओके। सृजन पोर्टल वॉज लॉन्च टू, तो हमको बात किसकी करनी है? सृजन पोर्टल की। सृजन पोर्टल को लॉन्च क्यों किया गया था, है ना? पार्टनर विद द प्राइवेट सेक्टर इन इंडिजाइजेशन एफर्ट ऑफ डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, DPSPs, दैट इज DPSUs की बात करनी है। दैट इज ये लॉन्च क्यों किया गया था? ये लॉन्च किया गया था फॉर प्राइवेट सेक्टर इंडिजिनाइजेशन, है ना। हमारे पास जो इंडस्ट्री है दैट इज डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उसको प्राइवेटाइज करने के लिए सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया था। क्यों लॉन्च किया गया था, है ना? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया था सृजन पोर्टल को, है ना, प्राइवेट सेक्टर के साथ पार्टनर करने के लिए, एज एफर्ट टू फॉर्म व्हाट डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। 93 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म ग्रीन वॉशिंग। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था भाई। ग्रीन वॉशिंग का मतलब जो चीज़ ग्रीन नहीं है उसको ही बताना कि हाँ ये हेल्दी है, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ना। तो जो चीज़ इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है उसको ही बताना कि हाँ ये इन्वायरमेंटली फ्रेंडली। सो इट इज एन अनफाउंडेड क्लेम दैट लीड कंज्यूमर्स इनटू बिलीविंग दैट द कंपनी प्रोडक्ट्स आर मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ओके। क्वेश्चन नंबर 94 है, हाउ मेनी ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट पूछा है, क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। अल्कोहल इज अ सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या अल्कोहल जो है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है? बिल्कुल सही है भाई, मेन इनकम का सोर्स है यार अल्कोहल, स्टेट लिस्ट के अंदर आता है ये। आर्टिकल 47 डायरेक्ट द स्टेट टू मेक एफर्ट टू ब्रिंग अबाउट द प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक्स एंड ड्रग्स विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। बिल्कुल सही। आर्टिकल 47 जो है DPSP का, वो बोलता है कि दारू को कम करवा यार, लेकिन मानते कोई नहीं है। आर्टिकल 47 वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नो, ये तो पहले से ही था, ऐसा लगेगा लोगों को, ओके, बट इट इज पहले से ही था, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। देखो हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या क्या ऐड किया? 39 ऐड किया, है ना। सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रेन, 39A ऐड किया, है ना। प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड प्रोवाइड फ्री लीगल एड, हमने 43A ऐड किया, है ना। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, 48A ऐड किया, नॉट 47, 48A। टू इम्प्रूव इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है ना। एनवायरमेंट के बारे में बात करता है ये,
वर्कर के बारे में बात करता है ये, जस्टिस के बारे में बात करता है ये, एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन की बात करता है ये सब चीज़ ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, बट जो ये वाला प्रोविजन था इंटॉक्सिकेंट वाला वो पहले से ही था। इनकट हमसे पूछा है तो ओनली वन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। 95 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ INS अस्त्रधारिणी। INS अस्त्रधारिणी के बारे में बात करनी है, किसके बारे में? INS अस्त्रधारिणी के बारे में बात करनी है। इट इज़ अ टॉर्पीडो लॉन्च्ड एंड रिकवरी वेसल। 96 है, द टाइप ऑफ फॉग दैट इज फॉर्म्ड एज द वार्म मॉइस्ट एयर मूव हॉरिजॉन्टली ओवर अ कूल सरफेस। causing the water vapor to condense is, है ना। देखो यहाँ पे क्या है, कूल सरफेस है, ये वार्म है, तो वार्म और कोल्ड आपस में जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? एडवेक्शन हो जाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल एडवेक्शन फॉग। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू उनाकोटी। देखो तो याद रखना भाई, ये डेफिनेशन याद होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल जब मूव करता है एक मॉइस्ट एयर, है ना, वार्म एंड मॉइस्ट एयर, तो क्या होता है? एडवेक्शन फॉग बनता है, कंडेंस हो जाता है ना ये। 97 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू उनाकोटी। हमको बात करनी है उनाकोटी की। क्वेश्चन का लेवल कैसा है? डिफिकल्ट है। इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट लोकेटेड इन त्रिपुरा। उनाकोटी जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है क्या? उनाकोटी जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है क्या? नो, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, इसको टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है, टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, दिस साइट हाउसेज शेवाइट रॉक कार्विंग फिगर्स एंड इमेजेस ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। बिल्कुल सही है, एक शिवा वर्शिप प्लेस है, इट इज अ शिवा वर्शिप प्लेस, सो दिस इज करेक्ट, है ना। अशोकस्थनी मेला इज ऑर्गेनाइज्ड एट उनाकोटी वंस इन 5 ईयर। ओके, ऐसा नहीं है हर 5 साल में अशोकाटमी मेला नहीं होता, हर साल होता है, एवरी ईयर। अशोकाटमी मेला एवरी ईयर होता है। दिस इज इन कैट, हमसे कैट पूछा है, कैट हो जाएगा एक ही सही है, आंसर हो जाएगा 1 ओनली। 98 है, 30 into 30 टारगेट्स आर सीन इन द न्यूज़। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 30 into 30 टारगेट्स, है ना। न्यूज़ में क्या होता है? 30 into 30 टारगेट्स ना। UN बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस 30 into 30 टारगेट क्या बोलता है? हमको क्या करना है? 30% ऑफ दी, है ना, 30% ऑफ द वर्ल्ड लैंड NC बाय 2030 कंजर्व करने की बात करते हैं। 30% ऑफ वर्ल्ड लैंड एंड सी बाय 2030, UN बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस की बात है ना। कोप नंबर 25 में हमने ये लिया था, सॉरी कोप नंबर 15 में, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। 99 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। बात किसकी करनी है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बात करनी है। क्वेश्चन का लेवल है डिफिकल्ट। इट इज़ एन इनिशिएटिव दैट एम टू स्ट्रेंथन इकोनॉमिक पार्टनरशिप अमॉन्ग पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज इन द इंडो पैसिफिक रीजन। बिल्कुल सही है। एंड इज लॉन्च बाय द US प्रेसिडेंट इन 2022। बिल्कुल सही है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी को US प्रेसिडेंट ने पास किया है। All the ASEAN members are the part of the Indo-Pacific Economic Framework. No, not. कुछ कंट्रीज पार्ट नहीं है, ओके, जैसे कि लाओस नहीं है, कंबोडिया नहीं है ना, इंडोनेशिया तो है, ब्रुनाई नहीं है, नहीं ब्रुनाई भी दोनों का पार्ट है, बट एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे लाओस इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस। ये आसियान का पार्ट है लाओस, बट इस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं है। करेक्ट हमसे पूछा है क्या? करेक्ट हो जाएगा बी। ओके, करेक्ट हो जाएगा बी। 100 नंबर क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग इज आर फेमस फॉर सन टेम्पल। ये देखो ये प्रीवियस क्वेश्चन है भाई, है ना। अरासवली इज अ फेमस फॉर सन टेम्पल। ओमकारेश्वर नहीं है, ओमकारेश्वर नहीं है, अमरकंटक नहीं है। यहाँ पे कौन सा टेम्पल है? ओमकारेश्वर,
यहाँ पे शिवा के लिए फेमस है, ये शिवा है ना। अरसावली जो है वो आंध्र प्रदेश में है, इट इज फेमस फॉर सन टेम्पल। करेक्ट हमसे पूछा है, कट जाएगा A1 ओनली। सो दिस इज पार्ट 2।